क्लास 12 फिजिक्स में 3 जनवरी से स्टार्ट हो गया हमारा मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, यहाँ से हमारा बहुत सारा क्वेश्चन जेईई मेंस के एग्जामिनेशन में, नीट के एग्जामिनेशन में लड़ेगा और बहुत परेशानी नहीं होगा अगर आप लोग सारा चीज ठीक से पढ़ के रखते हैं तो। ना ज्यादा प्रूफिंग ही है, ना ज्यादा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है, बस जो चीज है वो सही सही याद करने पर काम बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग लिखेंगे चीजों को। तो सबसे पहली बार शायद क्लास 9th में आप लोग पढ़े थे कि हर मेटल और यू कैन से कंडक्टर के पास क्या होता है, इन सबके पास होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। फिर उसमें बहुत कुछ पढ़े, 9th में केमिस्ट्री में पढ़े थे, फिर फिजिक्स में आया, फिर 11th केमिस्ट्री, फिर 12th फिजिक्स, बहुत कुछ जानते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत कुछ जानते हैं। एक बेसिक बातें करते हैं। ठीक है, मान लो एक मेटल का सरफेस है, ठीक, उसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी तक के कॉन्सेप्ट से हमें ये मालूम है कि वो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। जादू से नहीं करेगा, कुछ देना होगा, कुछ जैसे ही दोगे वो मेटल जो है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फट से अपना फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। ठीक, अब जैसे कि मैं हर क्लास में बता दूं, जब तक हम लोग जो चीज जानते नहीं है तो उसी हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे ही कोई नया चीज आता है तो फिर सोचने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है। अभी तक देखो यही आपको मालूम था, एकदम यही चीज आपको मालूम था। अब देखो कहानी में ट्विस्ट इस तरह से होगा जो कि हम नहीं सोच सकते। ये सोचने के लिए बड़ा साइंटिस्ट का दिमाग चाहिए। हमको आपको जो किताब में लिखा हुआ वही याद करते हैं हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना सा है कि हमने पढ़ा कि मेटल सरफेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो लूज कर जाएगा। एक्चुअल कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे ही मेटल का सरफेस अपना फ्री इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, और वो जो पॉजिटिव आया, वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको दोबारा खींच लेगा। ये चीज हम लोग अभी सोचे ही नहीं, आज से पहले नहीं सोचे ना, नहीं सोचे। आपने पहली बार आपको 12th में ही जानना है, जैसा आता है सिलेबस उसके बाद ही हम लोग सोचना शुरू करते हैं। आज तक आपको यही मालूम था मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसमें भी जो सोडियम पोटेशियम है उन सब का फ्री इलेक्ट्रॉन्स और लूजली बाउंडेड होता है, फट से लूज कर देता है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में, यही पढ़े हो। बट आज से ये भी सोचो मेटल सरफेस है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, लूज कर भी दिया तो भी उसके पास जो पॉजिटिव चार्ज जो दोबारा से उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, सीधा उसको निकाल पाना बस की बात नहीं है। ठीक है, तो यहीं से चैप्टर तो नहीं शुरुआत होता है, यहां से एक नया टर्म आता है आप लोगों के सामने, इसको हम लोग कहते हैं वर्क फंक्शन। पहला डेफिनेशन इस चैप्टर का वर्क फंक्शन का है। क्या लिखा हुआ है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये सिर्फ उतना वाला नहीं है कि जो तुम दिए और निकल गया, तुम्हारा देने के बाद निकला, फिर उसमें पॉजिटिव आया, वो फिर उसको खींच लिया, तुम उसके बावजूद उसको बाहर खींच लिए। खींचना तो है ना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाना है, उसमें एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्चा होगा, इट इज डिनोटेड बाय W। ठीक है, अगर सिर्फ तुम जैसे दिए और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो तुम जो दिए उसके प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, बट एक्चुअली में नहीं। वो खींचे, फिर उसके पास पॉजिटिव आया, वो दोबारा उसको वापस खींच दिया, तो तुम तो दे ही रहे हो। ये जो वर्क फंक्शन है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मेटल के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज शुरुआत में तो वर्क फंक्शन, इसके बारे में और इस चैप्टर, ये पूरा चैप्टर उसी पर बेस्ड है, तो ये वर्ड बार बार आते रहेगा, वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन वर्क फंक्शन। तो पहले इसको पकड़ करके चलेंगे, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है बेसिकली हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। किसमें से निकालना है, मेटल के सरफेस से बाहर निकालना है। तो कई तरीके से ये हम लोग अटेन कर सकते हैं। कुछ मोटा मोटी 12th के एंड तक आते आते जो टाइप्स ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस हमें मालूम है, वो कुछ इस तरह से हो सकता है। पहला है थर्मो आयोनिक एमिशन, मेटल सरफेस को गर्म करके। ठीक है, फील्ड एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाते हैं। और तीसरा अभी पढ़ेंगे बट थोड़ा थोड़ा हम लोग को मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में इसमें लाइट दिया जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक, लाइट, हीट के मदद से इलेक्ट्रॉन एमिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के मदद से इलेक्ट्रॉन एमिशन, लाइट के मदद से एक मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन एमिशन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इस पर ये चैप्टर धीरे धीरे बेस्ड होगा। ठीक है, तो ये सब नोट कर लो, और अगर कर लिए हो तो एक चीज अभी आप लोग लिखे हैं कि वर्क फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मेटल। तो कुछ जो मेजर मेटल्स है जिसके बारे में आपको और हमको केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, यहाँ तक कि बायोलॉजी में भी जिन मेटल्स के बारे में सुनते आए हैं कि ये इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड होता है, दे देता है, उसका वर्क फंक्शन किस ऑर्डर का रहता है वो थोड़ा थोड़ा ऐसे याद नहीं करना है, कॉपी में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वर्क फंक्शन ऑफ
कुछ का लिखेंगे जो फेमस है, जैसे पोटेशियम इज 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट के बारे में आप लोग पहले पढ़े हैं, तो इस चैप्टर में दोबारा आएगा, बट मेरे ख्याल से आप लोग पढ़े। पोटेशियम का ये है, सोडियम का 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कैल्शियम का लगभग 3.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर एल्यूमिनियम का बात करें दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद नहीं करना है, बट इससे एक नया, मतलब नया तो नहीं, बट एक और पर्सपेक्टिव सोचने का जो हम लोग पढ़ रहे हैं मेटल्स के बारे में, बड़ा लंबा पढ़े हैं। 9th तो बोलने का बात है, मेटल नॉन मेटल क्लास 8th में भी था, तो ये मेटल नॉन मेटल के बारे में बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, कभी केमिस्ट्री में, कभी फिजिक्स में, कभी बायोलॉजी में भी आ जाता है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो पोटेशियम है ना। रिएक्टिविटी सीरीज 10th क्लास में, 11th 12th में तो आप लोग बहुत सारा पढ़े होंगे, ऊपर पोटेशियम ही है? तो आप लोग तो 11th 12th में केमिस्ट्री पढ़े, मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता नहीं 11th 12th में, बट ऐसे अगर बातचीत करें तो बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है। पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव क्यों है? आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन तो सोडियम के पास भी है। फिर केमिस्ट्री फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कहता है पोटेशियम का जो सबसे फ्री वाला इलेक्ट्रॉन बहुत दूरी पर है, तो उसमें कूलम्बिक फोर्स सबसे कम लगेगा। अभी आप लोग पढ़े F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², सबसे दूरी पर है, मतलब पोटेशियम और सोडियम के बीच में मुकाबला हो जाए तो पोटेशियम के पास सेल्स ज्यादा है। फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा है, न्यूक्लियस से दूरी जाना मतलब R ज्यादा, R ज्यादा का मतलब कूलम्बिक फोर्स कम, कूलम्बिक फोर्स कम होने की वजह से कॉमन सेंस कहता है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन फट से लूज कर देगा। तो ये सब पढ़े हैं केमिस्ट्री फिजिक्स में। यहां से एक और नया पर्सपेक्टिव भी है, वैल्यू भी बता सकते हैं। देख रहे हो, पोटेशियम को सिर्फ 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जरूरत है, क्या करने के लिए? उसका इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, जबकि सोडियम में बाय एक्सपेरिमेंट ये कैलकुलेट किया गया है 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो कम से कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है कौन? पोटेशियम। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हम लोग कह सकते हैं कि पोटेशियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है ना। तो ऐसा नहीं कि जो पढ़े हो 9th 10th में आज अचानक से एक नया चीज पढ़े तो सब गलत हो गया, सब चीज मिल जाता है आपस में, ठीक है। कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, चैप्टर का नाम तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन है, बट ये शुरुआत में हमें जानना है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, इट इज डिनोटेड बाय W। उसके बाद वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मेटल। और एमिशन किस चीज का एमिशन? इलेक्ट्रॉन के एमिशन करना। कहां से? फ्री सरफेस, फ्री इलेक्ट्रॉन का एमिशन करवाना है मेटल के सरफेस से। तो कई तरह से कर सकते हैं, बट ऐसे अगर 12th क्लास के स्टूडेंट के हिसाब से बात करें तो थर्मोडायनामिक एमिशन, मेटल के सरफेस को गर्म करके उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके तो इलेक्ट्रॉन निकालते ही हो, पूरा फिजिक्स में तो यही किए हो। और लाइट डालने पर भी मेटल का सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। थोड़ा सा केमिस्ट्री में पढ़े होगे और बाकी लोग समझ रहे हो, यही वाला इस चैप्टर में तुमको पढ़ना है, जो चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है इसमें यही पढ़ने वाला है, ठीक है। यहां तक हो गया, यहां तक नोट करो। अब इस चैप्टर के बारे में थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं। जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए, इस पर पहले भी मैं बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर्स एंड रेडिएशन। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक थ्योरी क्या है, तो ये हम लोग फिर से वही साइंस 8th क्लास से 9th 10th 11th 12th में बहुत सारा साइंस पढ़े लाइट का। तो पहले पढ़े रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन 10th में, मतलब 8th में, 9th में, 10th में, 11th में। फिर 12th में एक नया थ्योरी देखे लाइट का, दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट। उसमें हाइजेंस प्रिंसिपल आया, उसके मदद से हम लोग पढ़े रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बाकी चीज नहीं पढ़े, बट एक्चुअली में बहुत कुछ हम लोग कर सकते थे वेव थ्योरी ऑफ लाइट से, है ना। और भी लाइट का और भी फिनोमेना हम लोग पढ़े हैं, जैसे डिस्पर्सन पढ़े, स्कैटरिंग पढ़े, शैडो मेकिंग के बारे में जानते हैं। फिर आया वेव थ्योरी से इंटरफेरेंस आया, डिफ्रैक्शन आया, पोलराइजेशन नहीं आया, मतलब नहीं किए, बट सबको मालूम है सिलेबस में आपका था कि वेव थ्योरी से पोलराइजेशन को भी पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा अच्छे से सोचो कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, इसको पहले समझ लोगे तो फिर पढ़ने में आसानी होगा। 10th तक, 11th तक, 12th के सेकंड बुक के पहले तक जानते थे कि लाइट का, जानते थे शुरुआत से कि वो डुअल नेचर करता है, बट मालूम था कि नहीं भाई रे ऑप्टिक्स है, पार्टिकल थ्योरी है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। फिर आया वेव थ्योरी। वेव थ्योरी से हम लोग रिफ्लेक्शन को भी किए, रिफ्रैक्शन को भी किए, करने के लिए डिस्पर्सन स्कैटरिंग को भी कर सकते हैं। आपका था, इस बार आप पढ़े नहीं, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये सब का सब
मतलब अभी तक आप जो लाइट का जितना भी फिनोमेना जानते हैं वो 10th 11th तक जानते थे कि पार्टिकल थ्योरी पर होगा। 12th में पता चला कि वेव थ्योरी से सबको प्रूफिंग कर सकते हैं, सबको, मतलब जो भी चीज तुम ऑप्टिक्स का जानते हो वो सब का सब वेव थ्योरी पर ही चला जाएगा। ठीक है, तो सवाल आया कि सब अगर वेव ही थ्योरी पर हो सकता है तो फिर से पार्टिकल थ्योरी रे ऑप्टिक्स पढ़ने का क्या जरूरत है? उल्टा हो गया, अपसाइड डाउन। 10th में 11th में हमें लग रहा था कि सब पार्टिकल में हो जा रहा है तो वेव पढ़ने का क्या जरूरत है? तो वहां पर आया गेम में इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन। ये तुम पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। लेकिन जो जो तुम जानते थे पार्टिकल थ्योरी पर, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, स्कैटरिंग, वो सबको हम लोग वेव थ्योरी से कर सकते हैं। प्लस इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन भी वेव थ्योरी से कर सकते हैं। तो सब अगर वेव थ्योरी ऑफ लाइट से हो ही जा रहा है तो फिर पार्टिकल थ्योरी पढ़ने का क्या जरूरत है? पढ़ो ही मत जब सब उसी से हो जा रहा है तो। ठीक है, यहीं पर कॉन्सेप्ट आया। आज जो चैप्टर के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे, शायद केमिस्ट्री में थोड़ा आप लोग पढ़े हैं, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अभी जो लोग मेरे से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पढ़े वो दोनों टॉपिक, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, हमारे मतलब सिंपल साइंस के स्टूडेंट के डे टू डे लाइफ में कनेक्टेड नहीं है। एक 12th पास साइंस स्टूडेंट के लाइफ में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन सिर्फ इसीलिए पढ़ना ही है कि वो 10th से ज्यादा बता सकता है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट भी कुछ होता है। ठीक है, 10th वाले सिर्फ बता सकते हैं, 10th वाले केवल बता सकते हैं, क्योंकि 10th के बुक में भी ऑप्टिक्स में लिखा हुआ था कि लाइट शोज डुअल नेचर, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। 12th वाले इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन के मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वेव थ्योरी क्या होता है। 10th वाले जानते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही आता है कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में 2-3 दिन, उसका हमारे डे टू डे लाइफ में सिंपल साइंस स्टूडेंट का कोई एप्लीकेशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेमस टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री का, क्लास 12th फिजिक्स का। किस लिए फेमस? सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई तू सारे को वेव थ्योरी में किए जा रहा है, बट ये वाला जो इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे वो किसी कीमत पर वेव थ्योरी पर एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। उसके लिए दोबारा से तुमको चल करके पार्टिकल थ्योरी की तरफ आना पड़ेगा। इसका इतना ही कंट्रीब्यूशन है सिंपल साइंस स्टूडेंट के लिए। बाकी तो और बहुत कुछ है ही इसका एप्लीकेशन। मैं ऐसा नहीं बोल रहा साइंस में इसका एप्लीकेशन नहीं है, इनफाइनाइट एप्लीकेशन, बट एक सिंपल साइंस स्टूडेंट के हिसाब से बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमें केवल इतना ही पढ़ना है कि सब कुछ वेव थ्योरी से हुए जा रहा है। ये वाला फिर नहीं हो पाएगा वेव थ्योरी से, इसके लिए तुमको फिर पार्टिकल थ्योरी पर आना पड़ेगा। तो इस चैप्टर के होने के बाद हम लोग हाथ को एकदम क्लोज करके उसी ग्रुप में शामिल हो जाएंगे, करोड़ों लोगों के ग्रुप में, जो कि ये अभी सोच ही रहे हैं कि लाइट को वेव माना जाए या फिर पार्टिकल। पहले 10th 11th तक पार्टिकल करते हुए आते हैं, 12th में वेव से सारा हो जाता है। फिर इस चैप्टर के बाद जहां से चले थे 7th 8th क्लास में वही पहुंच जाएंगे। लाइट कभी वेव भी शो कर देता है, कभी पार्टिकल भी शो कर देता है। तो उन करोड़ों लोगों के लिस्ट में हम लोग भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के बाद शामिल हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि लाइट कौन सा थ्योरी जो है वो शो करता है। कभी कुछ वाली बात है। 7 बजे से क्लास रखवाए, 7 बजे से आप ही लोग रखवाए थे क्लास, आधा घंटे क्लास हो चुका। ओके, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग फिर इसमें थोड़ा सा नोट बना करके इसमें साइड में लिखेंगे, नोट बना करके फिर थोड़ी सी साइड में बातें करेंगे। तो ऑप्टिक्स का फेनोमेनाज, लाइक फेनोमेनाज ऑफ ऑप्टिक्स, लाइक फेनोमेनाज ऑफ ऑप्टिक्स, लाइक सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ये जो अभी जस्ट पढ़ कर आए हो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये तुम इस बार नहीं पढ़े बट आपके किताब में भी है। पोलराइजेशन शोज, ये किस थ्योरी पर बेस्ड है? तो ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर बेस्ड है। दूसरा नंबर ये वाला फेनोमेना, जो ये चैप्टर का नाम है, लाइक, ये जो पढ़ेंगे अभी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फिर किस थ्योरी पर बेस्ड है? शोज पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पिछले चैप्टर्स का इंटरफेरेंस, वाईडीएस, सिंगल स्लिट का मेंस एडवांस नीट एक अलग बात है। कंट्रीब्यूशन साइंस का स्टूडेंट केवल ये बता सकता है कि उससे हम लोग ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि लाइट वेव थ्योरी को शो करता है। और ये जो टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इससे भी मेंस एडवांस नीट को भर भर के क्वेश्चन आएगा, भर भर के। लेकिन मेंस एडवांस नीट तो एक अलग बात है,
सिंपल साइंस का स्टूडेंट बताएगा ये इफेक्ट सिर्फ ये एस्टैब्लिश करता है कि तू लाइट का सारा फेनोमेना वेव थ्योरी से नहीं निकाल सकता, कुछ थ्योरी ऐसा है जिसके लिए तुमको दोबारा से पार्टिकल थ्योरी की तरफ रिटर्न बैक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फेनोमेनाज लाइक, इसका प्रूफिंग हम लोग पढ़े, बड़ा फेमस टॉपिक्स है जो कि आएगा भी एग्जाम में, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये किसको फॉलो करता है? ये बचपन से कर रहे थे वेव पार्टिकल थ्योरी पर, बट अभी जस्ट आपको हाइजेंस प्रिंसिपल के मदद से इस चैप्टर का सबसे मेजर स्कूल एग्जाम का टॉपिक है हाइजेंस प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन को प्रूफ करना। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिस्पर्सन, ये जो शोज है ये वेव थ्योरी भी फॉलो करता है और बचपन से पार्टिकल थ्योरी जानते थे उसको भी रिजेंबल करता है। इसलिए अभी हम लोग इतना साइंस पढ़ने के बाद उन करोड़ों लोगों की लिस्ट में शामिल है जो कि ये नहीं बता सकते कि लाइट जो है वो कौन सा थ्योरी कब फॉलो कर देगा। सिर्फ पढ़ने के हिसाब से बात करें तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इसमें वेव थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट आपके सिलेबस से हटाया गया है, ये सब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट पर है। और फिर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, ये पार्टिकल प्लस वेव थ्योरी दोनों को फॉलो करता है एक्चुअली, ठीक है। इसको नोट करके रखो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लेंगे, द फेनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ, क्या इजेक्ट करवाना, फ्री इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किस चीज से, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली क्या हाई फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे लाइन खींचो, इन सब चैप्टर में यही सब ठीक से पकड़ना है, व्हेन लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी फॉल्स अपॉन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो मेटल के फ्री सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकला था, इलेक्ट्रॉन्स सो एमिटेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और दुनिया के महानतम साइंटिस्ट में से एक जे थॉमसन ने, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ कर आए हैं ना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट्स आया था ना, जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया, प्रॉपर्टी बताया, उसका नेचर बताया, उन्होंने ही फिर बताया कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हो और जो सिंपल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। मतलब ये ऐसा नहीं कि कुछ खास चीज निकल गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स ओनली, जो सिंपल वाला इलेक्ट्रॉन जानते हैं वही वाला है, ठीक है। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले फिर से मैं यही बता दूं, मेंस एडवांस नीट स्कूल एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आएगा। ये कंट्रीब्यूशन नहीं है इस चैप्टर का साइंस में, इस चैप्टर का कंट्रीब्यूशन साइंस में यही है, यही वो इफेक्ट है जो कि वेव थ्योरी से आप एटलीस्ट 12th क्लास तक जितना भी साइंस आप जानते हैं, ये वो थ्योरी है जिसको कि आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ये इसके लिए दोबारा से हम लोगों को 9th 10th के जड़ के तरफ चलना पड़ेगा, मतलब पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के बारे में दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 10th तक मालूम था कि सिर्फ पार्टिकल थ्योरी ही होता है, 11th में भी यही चीज मालूम चला, बट 12th में वेव ऑप्टिक्स से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन से वेव थ्योरी, लेकिन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन को भी वेव थ्योरी से निकाल सकते हैं। तो सब वेव पर ही हो जा रहा है, तो क्या ही जरूरत है, हटाओ पार्टिकल थ्योरी को। तो उस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट आया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये भी एक ऑप्टिक्स का, लाइट का फेनोमेना है जिसको कि किसी भी कीमत पर आप वेव थ्योरी, वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसको छुड़ा करके बाकी जो भी तुम ऑप्टिक्स का फेनोमेना जानते हो उन सबको वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, जो भी तुम्हें मालूम है सब। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ये तो पहले से भी मालूम था कि ये पार्टिकल पर ही जा रहा है। और उसके बाद देखे हम लोग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब का सब वेव थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता। तो ये है क्या, इस इफेक्ट को पढ़ने के लिए इस चैप्टर का सबसे जो फेमस टॉपिक, एक ही टॉपिक इस चैप्टर पढ़ना है। अब आपका चैप्टर ऐसा ही एक एक टॉपिक से पूरा कहानी खत्म, ठीक है। जिन लोगों के पास सिलेबस नहीं है अपना सिलेबस देख लेना, कटा हुआ सिलेबस अगर नहीं होता मतलब बोर्ड्स के लिए, तो भी इस चैप्टर में एक ही टॉपिक पढ़ना था। ये पूरा चैप्टर इसी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। इस बार तो लिख करके दिया है, इस एक्सपेरिमेंट का नाम हर बार लिख करके नहीं देता था। आप लोग अपना सिलेबस मिला लेंगे। दिस इज लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, यही पहला टॉपिक, यही पढ़ना है आपको। बाकी तो बिल्डअप किया गया है, सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। इसी एक्सपेरिमेंट से ही सारा का सारा जो कहानी है इस चैप्टर का निकलेगा। पूरा जो चैप्टर है वो लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। नया वाला सिलेबस अगर आपके पास है तो मिला लें, सिर्फ बोला गया है लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट को ही पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो इसी एक्सपेरिमेंट पर अभी हम लोग देखते हैं कि ये पूरा चैप्टर किस तरह से बेस्ड है। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डायग्राम को सेटअप कर लेंगे। दिस इज लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक पढ़ना ही है इस चैप्टर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ऑफलाइन वाले बच्चे बता रहे थे कि जब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का नाम सुने तो आइंस्टीन का इक्वेशन पढ़े थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बहुत अच्छी बात है, बट वो तो इक्वेशन था, इक्वेशन थोड़ी साइंस होता है। जिस एक्सपेरिमेंट के वजह से पूरा कॉन्सेप्ट कहानी चेंज हो गया लाइट का, दैट इज लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। इन 1900 में, एकदम एग्जैक्ट 1900 में लेनार्ड परफॉर्म्ड दिस एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज का कंट्रीब्यूशन है, but this experiment was done by Leonard, one of the greatest physicists of all time। ठीक है, बनाते हुए डायग्राम बनाते हुए देखोगे कि क्या क्या सेटअप है। तो यहाँ पर आपको एक गैस चेंबर दिख रहा होगा, दिस इज इवैक्यूएटेड गैस चेंबर। ये खाली गैस चेंबर है, इवैक्यूएटेड गैस चेंबर। इसमें गैस को भी नहीं रखना है, क्योंकि आप लोग शायद कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वगैरह केमिस्ट्री में पढ़े हैं। गैस को भी रखने पर उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से बाहर निकल जाता है। तो फिर बात गड़बड़ा जाएगा। तुमको क्या करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी आप लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देखें, क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। कहां से बाहर निकालना, मेटल के सरफेस में से। तो बीच में से जो गैस भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। तो दिस इज अ इवैक्यूएटेड गैस चेंबर। ये जो है वो एक इवैक्यूएटेड, इसमें गैस नहीं होना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, तो मैं फिर से दोबारा से ऊपर से बता दूंगा जब हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो और फिलहाल इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। दिस इज एन इवैक्यूएटेड गैस चेंबर। इसमें एक एमीटर है, मतलब कैथोड बनाया हुआ है एमीटर, और यहाँ पर एनोड है, इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टर। नाम से ही पता चल रहा है एमीटर का मतलब क्या होगा, एमिट करेगा। क्या एमिट करेगा, इस पूरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉन ही एमिट करना। और कलेक्टर क्या होगा, जो उस फ्री इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब करना क्या है, ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप जो है वो इस तरह से किया गया है कि हम लोग एमीटर और कलेक्टर, यहाँ पर मैं कैथोड एनोड लिख तो जरूर दिया हूं, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इसका पोलैरिटी जो है वो हम लोग रिवर्स कर सकते हैं। मतलब जब मौका आएगा इसको एनोड बना देंगे, जब मौका आएगा इसको कैथोड बना देंगे। इस तरह से पोलैरिटी रिवर्स्ड वाला एक गैस चेंबर, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। पोलैरिटी रिवर्स्ड वाला एक्सपेरिमेंट है। कैथोड एनोड फिक्स नहीं है, इसका हम लोग पोलैरिटी को क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, पहला नंबर पर तो ये हो गया। दूसरा तो आपको दिख ही रहा है, साइंस स्टूडेंट सिर्फ पोलैरिटी को ही रिवर्स नहीं कर सकते, यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया हुआ है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के मदद से हम लोग कलेक्टर, एमीटर, मतलब ये मेरे डायग्राम में फिलहाल ये कलेक्टर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हम लोग वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको कम ज्यादा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, बट ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में आपको पढ़ना है, उसमें एमीटर जो है वो कैथोड ही रहेगा। मतलब कर सकते हैं पोलैरिटी रिवर्स, बट जो एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें ये जो है वो पॉजिटिव रहेगा, कलेक्टर जो है वो एनोड जो कि निगेटिव रहेगा। इस एक्सपेरिमेंट में जो अभी आप पढ़ रहे हैं, वैसे इस एक्सपेरिमेंट में कई सारे चीज कर सकते थे, किया भी गया था, बट आपको जो लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट पढ़ना है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। ठीक है, तो डायग्राम में और देखो क्या है, ये जगह दिया गया, क्या जाने का इसमें, इंसिडेंट रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ो तो लाइट का इंसिडेंट रेडिएशन इसमें से जाना है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे हुआ, कुछ लोग तो अभी लेट आए हैं, घर पर जाकर वीडियो में से देखना। बाकी जो लोग स्टार्टिंग से बैठे हुए, क्या है, ये एक मेटल का सरफेस है, कैथोड बनाए हुए हैं, उसमें इंसिडेंट रेडिएशन आया है लाइट का। ठीक है, और इस चैप्टर का समरी क्या था, ये मेटल का सरफेस है, इसमें से क्या इजेक्ट हुआ उस एक्सपेरिमेंट के बाद, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग लेट आए, बट बाकी लोग थोड़ा याद रखो क्या क्या हुआ। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करना शुरू करोगे उस मेटल के पास दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही पॉजिटिव आया तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था वो वापस उसको खींच लेगा अपने ही तरफ। ये सब बातें अपन केमिस्ट्री में नहीं करते हैं, केमिस्ट्री में ये सब बातें होती ही नहीं है, फिजिक्स में है। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है पॉजिटिव, वो साला फिर से उस इलेक्ट्रॉन को वापस खींच लेगा, खींच ही लेगा वापस। ठीक है, उसके बाद तुमको क्या करना है, ये जो लाइट है इसका फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाना है। उसके बाद यहां से क्या शुरू होगा निकलना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना शुरू होगा। एक्सपेरिमेंट है, देख के किया गया है। ठीक है, क्या निकलना शुरू हुआ यहां से, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, अगर कलेक्टर को पॉजिटिव रखते हैं, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड है,
अगर पॉजिटिव रखते तो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है उसको ये क्या करता है, ये पॉजिटिव अपने तरफ खींच लेता, खींचता है एक्चुअली में, खींच लेता। इलेक्ट्रॉन का क्या स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो गया। और बचपन से एटलीस्ट इतना तो हम लोग जानते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ पर करंट को कॉज करेगा। ये जो करंट बनेगा वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है दैट आर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और जे थॉमसन बताए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ये और जो सिंपल वाला आप इलेक्ट्रॉन जानते हैं उसमें कोई अंतर नहीं, सेम कॉन्सेप्ट है। समझ आ गया? तो एक्सपेरिमेंट खत्म, चलो बंद चैप्टर। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, इसको आप लोग अच्छे से समझ लेंगे। पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये तो होना ही था। इस पर कौन सा नया साइंस का कॉन्सेप्ट आया, इस पर कोई साइंस का कॉन्सेप्ट नहीं आया, नया कॉन्सेप्ट नहीं आया। कॉन्सेप्ट है कि इसको पॉजिटिव नहीं, इसको रखना है निगेटिव। अब कहानी में ट्विस्ट है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट है। इसको क्या रखना है, इसको हम लोगों को नेगेटिव रखना। अब बताओ क्या हुआ, यहां से इंसिडेंट रेडिएशन लाइट का आया, मेटल सरफेस क्या निकाला आपने में से, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे निकला इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपने तरफ खींच लिया। फिर जो तुम लाइट दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो दिए जा रहे हो, उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाना शुरू करो, करके देखा गया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुआ। बट थोड़ा ध्यान से देखना, इस एनोड, इसको एनोड बनाया हुआ, मतलब इसके पास निगेटिव है। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पे जे थॉमसन और आज हम लोगों को भी मालूम है कि उस पे निगेटिव चार्ज होता है। ये निगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसको क्या कर देगा, ये इसको रिपेल कर देगा। तो दोबारा से ये जो इलेक्ट्रॉन है जहां से निकला था वापस वहीं पर पहुंच जाएगा। अब क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाओगे। ऐसा किया गया बाय लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा, तो फिर से स्टार्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो फिर बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब क्या करेंगे, अब फिर से ये जो निगेटिव है इसका हम लोग इस वेरिएबल रेजिस्टेंस के मदद से इस निगेटिव का जो वैल्यू है और बढ़ाएंगे। समझ में आएगा? तो ये फिर क्या करेगा, ये जो निगेटिव वाला है ये फिर रिपेल करेगा, और जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था उस सबको वापस भेज देगा कहां पर, फिर से उस मेटल सरफेस की तरफ जो है वो वापस भेज देगा। समझ में आया? तो इसको अच्छे से समझना। अभी पहले इसको पॉजिटिव रख करके हम लोग प्रूफ कर दिए कि दिस इफेक्ट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट निगेटिव वाले करने के वजह से कुछ चीजें इस एक्सपेरिमेंट में सेटअप हुई, जो कि अभी हम लोगों को याद करना है कि क्या क्या हुआ। पॉजिटिव वाले में तो खिंचा ही गया, बात खत्म, फोटो इलेक्ट्रॉन खोज हो गया। इसका प्रॉपर्टी जे थॉमसन बता दिए कि इलेक्ट्रॉन जैसा होता है, बस बात खत्म हो गई। बट उसमें कोई साइंस का नया कॉन्सेप्ट पता नहीं चला। साइंस का नया कॉन्सेप्ट उस निगेटिव एनोड कलेक्टर को बनाने की वजह से है। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले स्टार्टिंग में हम लोग इसको सेटअप कर लेंगे नोट बना के, यही इस चैप्टर का समरी रहेगा, यही इस चैप्टर का समरी रहेगा। ध्यान से सुनना, बताना। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके थे, है ना, निकल चुका था मतलब उसके पास एक एनर्जी था, और हर मोशन वाले बॉडी के पास कौन सा एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब खत्म कर दिया अंत में क्या हुआ, जब तुम एक एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिए, एक एक इलेक्ट्रॉन को खत्म कर दिए, उसके पास काइनेटिक एनर्जी था, तुम खत्म कैसे कर दिए बताओ जल्दी। उसके पास काइनेटिक एनर्जी था एकदम, अंत वाला जो इलेक्ट्रॉन को भी तुम खा गए उसके पास एनर्जी था, फिर भी तुम उसको खत्म कर दिए, उसको वापस ढकेल के मेटल सरफेस से अंदर घुसा दिए। तो उसकी एनर्जी तुम कहां लेके चले गए, वो एनर्जी कैसे खत्म हुआ, इतना सोचने का टाइम नहीं। अभी तो बताए थे, जैसे ये निगेटिव है, निगेटिव को वापस फेंक दिए, मतलब इसके पास तुम निगेटिव इसको रिपेल करवाए, ये वापस चला गया। एनर्जी के बारे में बात है, फिजिक्स खत्म होने का क्लास 12 में। एनर्जी को फोर्स के साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, एनर्जी को एनर्जी के साथ रिलेट किया जा सकता है। इसी चैप्टर में पढ़े थे, 12th के पहले चैप्टर में, 10th में पढ़े थे, V बराबर W बाई Q, दिस इज W, दिस इज V इंटू Q। एनर्जी को खाना है तो वर्क ही देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है ये जो पोटेंशियल, इस पर जो तुम निगेटिव का एक पोटेंशियल बनाए, कोई खास एक वैल्यू आया वोल्टेज का, एक खास वैल्यू आया वोल्टेज का, जो कि इस मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल चुका था उसको भी तुम अंदर लपेट दिए हो। ठीक है, तो तुमने लगाया है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया था उसके पास था काइनेटिक एनर्जी, दिस इज हाफ mv² मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी था इलेक्ट्रॉन का, वो तुम खत्म किए हो किससे, एक वर्क डन दिए हो पोटेंशियल से। पोटेंशियल का W का फॉर्मूला V इंटू Q होता है। Q किसका था, किसको लपेट के लेके गए हो अंदर, कौन चला गया अंदर वापस, इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा, अंत वाला इलेक्ट्रॉन को भी वापस भेज दी, उसके पास चार्ज Q बराबर Ne, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन, दिस इज E हो गया, और एक खास तरह का वोल्टेज लगा है, इसको हम लोग अब के बाद V0 कहेंगे। दिस V0 विल बी टर्म्ड एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस चैप्टर में नाम पकड़ के चलना पड़ेगा। पहले वर्क फंक्शन बताओ किसको कहते हैं,
अभी जो लोग क्लास में लेट आए वीडियो से देखना, और फिर इस चैप्टर में बार बार आएगा वर्क फंक्शन नाम बार बार। अभी फिलहाल एक नया वर्ड एक और आ रहा है, दिस इज आवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होना चाहिए कलेक्टर का, तभी तुम एक एक इलेक्ट्रॉन जो एमीटर से निकला उसको वापस लौट सकते हो। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया। इससे एक चीज हम लोग पकड़ेंगे कि ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो तो कांस्टेंट है, ये हाफ एम ये सब कांस्टेंट है एक्चुअली में। तो वी कैन से दैट दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अभी इसको हाथ में अपना रख सकते हैं। जितना ज्यादा तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उसके पास उतना ही ज्यादा क्या था, तो तुमको अपने तरफ का स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला तो रखेंगे ही, ये पहला फॉर्मूला होगा इस चैप्टर का। आइंस्टीन का इक्वेशन बहुत बाद की बात है, वो तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट है, उससे फिजिक्स में काम नहीं चलेगा। पहला कॉन्सेप्ट ये याद करना है, हाफ एम बी स्क्वायर मैक्सिमम बराबर ई वी नॉट। ठीक है, इसको पहले पकड़ के रखो, साइड में लगा करके रखो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े साइंस में, है ना। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से अब आप लोग आगे बढ़िए। आइंस्टीन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक का एमिशन का लॉज बताने में। आज के डेट में जो हमें लॉज मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या होता है, ये आइंस्टीन का बताया हुआ नहीं है। आइंस्टीन का जो है वो आगे हम लोग देखते हैं क्या है। फिजिक्स में प्रिसाइज बात है, आइंस्टीन का कोई कंट्रीब्यूशन अभी नहीं है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ वो बहुत साइंटिस्ट को पहले से मालूम था। लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को हम लोग साइंस के साथ कनेक्ट कर पाए। चार्ज, पॉजिटिव, निगेटिव, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वोल्टेज, ये सब वर्ड आया। अब इस एक्सपेरिमेंट से चार चीज हमें नजर आया। इस एक्सपेरिमेंट को खत्म होने के बाद चार चीज नजर आया। उन चार चीजों को हम लोग याद करेंगे, फिर उन चारों चीज को हम लोग वेव थ्योरी से घुसाने का ट्राई करेंगे और वो नहीं घुस पाएगा। वेव थ्योरी से हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ये एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जो चीज दिखा, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन होता है और ऑब्जर्वेशन के बाद एक्सप्लेनेशन होता है। चाहे बायोलॉजी में पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ो, रदरफोर्ड का मॉडल, नील बोर का मॉडल, पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उससे कुछ चीज दिखता है, फिर उसको हम लोग साइंस के हिसाब से एडजस्ट करने का ट्राई करते हैं। एक्सपेरिमेंट लेनार्ड का किया हुआ है, ऑब्जर्वेशन लेनार्ड को दिखा, बट उस समय तक ये मान लिया गया था कि भाई लाइट को थ्रू आउट वेव थ्योरी पर लगा देते हैं। फिर वेव थ्योरी लगाने जाएंगे और इसका जो इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो चार चीज दिखा था उसमें किसी भी चीज को हम लोग वेव थ्योरी पर एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो जब वेव पर नहीं तो फिर उसको किस में करना पड़ेगा एक्सप्लेन, उसको दोबारा से घुस करके पार्टिकल पे करना पड़ेगा। वो एक्सप्लेनेशन सर एल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का दिया हुआ नहीं है, फुल्ली कंट्रीब्यूशन ऑफ लेनार्ड का किया हुआ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको वेव थ्योरी में एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे हम लोग किसी भी तरीके से, पार्टिकल से ही करना पड़ेगा। वो करने का काम सर एल्बर्ट आइंस्टीन का है। तो आप ये मान सकते हैं ये कंट्रीब्यूशन होगा सर एल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी हम लोग देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट में चार चीज क्या क्या दिखा था। एक चीज तो अभी आप लोग देख ही लिए, इसी चीज को अब हम लोग ग्राफ बना करके चार चीजों को समझेंगे। ये चारों ग्राफ, अभी जो चार ग्राफ बनाएंगे वो चार ग्राफ का सब तरीके से इंपॉर्टेंस रहेगा। कहां कहां पर बोर्ड्स के एग्जाम में लॉ लिखने के लिए आएगा, चार ग्राफ बनाएंगे। इन चारों ग्राफ से हर बार मेंस में, एडवांस में, नीट में, स्कूल एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है, वहां से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। ये पूरा चैप्टर का बेसिक्स जो है, मतलब अब इन्हीं चारों ग्राफ को फिर हम लोग वेव थ्योरी में लगाने जाएंगे तो गलत हो जाएगा। फिर इन्हीं चारों ग्राफ को हमें फिर पार्टिकल थ्योरी पर एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। इस पूरे चैप्टर का समरी जो है वो चार ग्राफ पर होगा। ठीक है, तो ये चार ग्राफ को अच्छे से देख लेना, इसमें क्या करना। तो पहला वाला जो ग्राफ है, इसका ग्राफ प्लॉट तो किसी दो चीज के बीच में होगा। तो पहला ग्राफ जो है वो हम लोग प्लॉट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करेंगे। मैं हमेशा एफ से करता हूं, ईटा से डिनोट करने में दिक्कत हो जाता है कि ईटा फिर वी जैसा लगने लगेगा, फिर सब गुड़गोबर हो जाएगा, वी ईटा सब आपस में मैच कर जाएगा, फिर दिक्कत। मैं तो स्मॉल एफ से करता हूं क्योंकि फोर्स वैसे में भी कैपिटल एफ से होता है और इस चैप्टर में फोर्स का वैसे में भी कोई काम नहीं है। फ्रीक्वेंसी को जो लोग मेरे पास पहले से पढ़ रहे हैं, मैं हमेशा ही एफ से ही डिनोट करता हूं, तो एफ से ही करेंगे, झूठ का दिक्कत करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, और यहां पर रखेंगे हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। अभी बनाओ मत, अभी बातचीत करो, अभी थोड़ी बातचीत, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट तो किया ही जा चुका है। तुमको मेरे को लिखना ही है कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या हुआ, है ना। अब थोड़ा अपना भी थोड़ा सा वो लगाओ, क्या बोलते हो उसको, इनपुट दो, इनपुट। ठीक है, अपना भी इनपुट दो, थोड़ा बताओ। अभी आप लोग बता रहे थे कि जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, फिर लाइट दे रहे थे, क्या बढ़ा के उसका, तो जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो फिर लाइट निकल रहा था, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा था, उसको तुमको फिर जीरो करना था। तो तुम्हारे को ज्यादा क्या देना पड़ रहा था,
तुम्हारा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो बढ़ जा रहा था। समझ में आ रहा है, बाउंस कर रहा है। तो अब मैथ्स वाले लोग सब लोग थोड़ा बताओ क्या मीनिंग क्या निकला, मीनिंग क्या निकला, मीनिंग क्या निकला। जितना ज्यादा तुम फ्रीक्वेंसी डाल रहे हो लाइट का उतना ही तुमको ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा उसको जीरो करने के लिए। मजा देख रहे हो साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट का क्या है और आप और हम क्या नहीं कर पाते। हमारा आप सोच भी लेते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो वहां पर जो कलेक्टर है उसको पॉजिटिव कर देते, इलेक्ट्रॉन खींचा देता, बात खत्म। तो वो तो किया ही, वो तो हो गया, उससे कोई कंसेप्ट नहीं बना। निगेटिव करने पर वो इलेक्ट्रॉन को वापस घुसा दिए, वहां से पूरा कंसेप्ट बनता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का। ये अल्बर्ट आइंस्टीन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये लेनार्ड का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो क्या समझे, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी ज्यादा दोगे उतना ही ज्यादा उसमें का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ हम लोगों का कैसे बनेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ऐसे स्ट्रेट लाइन। अरे समझ में, ऐसा बनना चाहिए था बट ये एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं बना। बनना तो यही है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि तुम्हारा फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा, अभी तुम लोग बताए उतना ही ज्यादा इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको उल्टा बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी जितना कम देंगे, जितना कम फ्रीक्वेंसी जो लाइट आ रहा है उसमें फ्रीक्वेंसी जितना कम उतना कम उसको रोकने के लिए क्या लगेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। तो कम करके देखा गया, ज्यादा वाला तो ठीक ही है, ज्यादा में तो जितना फ्रीक्वेंसी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो तो ठीक ही, वो तो दिख ही रहा था। कम किया गया, कम करने पर पता चला कि स्टॉप, ये फ्रीक्वेंसी कम किए स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गया, कम किए 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 कम हो गया। लेकिन ये एक वैल्यू से पहले ही सिमट गया। ठीक है, ये जो वैल्यू है अभी आप लोग बता रहे थे, इसी वैल्यू को ही हम लोग एफ नॉट से डिनोट करते हैं एंड दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे एक मेटल सरफेस का भी थोड़ी देर पहले बताओ वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता, जो लोग लेट आए वीडियो में से पढ़ लेना। उसी तरह से एक मेटल सरफेस का ये फ्रीक्वेंसी भी फिक्स होता है। इस फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाने के बाद आप लोग देख रहे हैं, जैसे मान लो ये फ्रीक्वेंसी है, कुछ भी कोई वैल्यू बताओ, मान लो 5 हर्ट्ज है, मान लो ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 हर्ट्ज है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर तुम जो लाइट दे रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी अगर 4 हर्ट्ज है, 3 हर्ट्ज है, 2.5 हर्ट्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। निकलेगा ही नहीं तो तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। इसका खास क्लियर कट मतलब है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा दोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा लगेगा, कम करोगे तो जितना कम फ्रीक्वेंसी दे रहे हो उतना ही कम स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा। लेकिन एक खास फ्रीक्वेंसी से भी कम फ्रीक्वेंसी अगर हुआ, जो लाइट तुम दे रहे हो ऊपर से, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। निकलेगा ही नहीं तो तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत ही नहीं है। तो बात वही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही ग्राफ है, लेकिन ये एक डेफिनिट वैल्यू से पहले ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। और वाइसे वर्सा, एक खास अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी अगर तुम लाइट का दोगे ही नहीं तो तुमको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही नहीं। तो ये पहला ग्राफ है, लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है, बट एक मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि उसका वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी तुमको देना पड़ेगा। दूसरा नंबर पर उस मेटल सरफेस का जो फ्रीक्वेंसी होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तुम जो लाइट दे रहे हो उसका फ्रीक्वेंसी उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन काम नहीं करेगा। ये लॉ एक्सपेरिमेंट से आया है, ऑब्जर्वेशन है। इस लॉ को वेव थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल से किसी भी कीमत पर प्रूफ नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऑप्टिक्स का फेनोमेना है, बट वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन दिस फेनोमेना। और ये फेनोमेना किसी साइंटिस्ट का बोला हुआ नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन, ये ग्राफ को आप वेव थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ नहीं कर सकते, चाहे जो कर लो। ठीक है, ये पहला लॉ है, बनाओ फटाफट। दूसरा जो ग्राफ दिखा, मतलब ग्राफ तो हम लोग बना रहे, बात समझ रहे हो, ग्राफ थोड़ी दिखा था, एक ऑब्जर्वेशन दिखा था, उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। दूसरा ऐसा दिखा कि ये तो तुम तब से बात कर रहे हो लाइट का फ्रीक्वेंसी का, पिछले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे और बचपन से 7th क्लास से जानते हैं कि इंटेंसिटी लाइट का ज्यादा करना है। वैसे पिछला YDSC जब पढ़ रहे थे तो उसमें देखे थे विड्थ के ऊपर है, जैसे खिड़की है तो खिड़की का ऐसा और खोल दो तो विड्थ लाइट का बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी का बात छोड़ो, इंटेंसिटी का बात करो। तुमको नहीं करना है, एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन है, तुम नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हो क्या हुआ। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ऑब्जर्वेशन आया था। जैसे रदरफोर्ड का गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोग 9th क्लास, जो ऑब्जर्वेशन आया था वो तुम थोड़ी बता रहे,
वो तो आया, उस पे एक्सप्लेनेशन पर हम लोग साइंस डिस्कस करते हैं क्या हुआ नहीं हुआ, है ना। तो देखा ये गया कि जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी, यहां पर लगाया हुआ था हमारा एमीटर, मतलब आज हम लोग एमीटर लगा करके करते हैं, उस समय एमीटर के बारे में उतना आइडिया नहीं था, बट ये मालूम चला कि जितना ज्यादा लाइट उतना ही ज्यादा यहां पर करंट का वैल्यू बढ़ रहा था। जितना ज्यादा लाइट, फ्रीक्वेंसी का बात नहीं कर रहा, इंटेंसिटी का बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। ये इस एक्सप्लेनेशन नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन में दिखा था क्या कि जितना ज्यादा तुम लाइट का इंटेंसिटी दोगे उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई प्रोड्यूस होगा। आई से आई याद करना है, वैसे इंटेंसिटी को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं, बट रट्टा मारने के लिए इंटेंसिटी को आई और करंट को आई, तो आई से आई याद रहता है, इस चैप्टर में इसका जरूरत पड़ेगा आपको। ऐसे आप आई आई दोनों लिख दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, बट इंटेंसिटी को आई याद कर सकते हैं, डिनोट एल से करते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधी बात है, इंटेंसिटी जितना ज्यादा दिखा उतना ही ज्यादा यहां पर करंट दिखा, ठीक है। अगर खिड़की बंद कर दें, विड्थ खत्म, लाइट आ ही नहीं रहा है, तो फ्रीक्वेंसी क्या भाड़ में, तो कभी करंट उसमें से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये वाला ग्राफ कहां पर आकर के खत्म हो रहा है, ये वाला ग्राफ बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही, ऊपर से ये ओरिजिन से है, इसको फ्रीक्वेंसी एक खास तरह का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कोई मतलब नहीं, तुम इंटेंसिटी ही नहीं दे रहे हो, लाइट आ ही नहीं रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलेगा, ठीक है। वैसे में भी एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे, ये तो हम लोग लिख रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या दिखा। दूसरा नंबर ये दिखा कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा लाइट का इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं ऑब्जर्वेशन है, जिसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से करो। ये थर्ड वाला जो ग्राफ है बच्चों वही सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे मेरे बोलने से तो नहीं हो जाता है, चारों ही ग्राफ बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरे वाले को ध्यान से देखना, तीसरे वाले में आप लोग को दिख रहा होगा कि कितना 2 बार ये एक्सपेरिमेंट को किया गया। ये थर्ड वाला जो ग्राफ बना रहे हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट को 2 अलग अलग लाइट के साथ इस एक्सपेरिमेंट को किया गया, ठीक है। 2 अलग अलग बार किया गया, एरो देने की जरूरत नहीं, करंट वोल्टेज तो पढ़ नहीं रहे। दोनों बार जो एक्सपेरिमेंट किया गया, यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों का क्या अलग रखा गया, दोनों जो लाइट मारे हो दोनों बार उसका क्या अलग रखा गया, फ्रीक्वेंसी अलग रखा गया। अब जब अलग ही रखे हो तो कुछ मान लेते हैं, मतलब जो किया गया तो तुमको कुछ नहीं मानना है। दूसरे वाले केस का फ्रीक्वेंसी पहले वाले से ज्यादा रखा गया, और दोनों का जो इंटेंसिटी है उसको क्या रखा गया, कांस्टेंट। इसको ध्यान से देखना। तो इससे देखो ग्राफ क्या बना, ग्राफ क्या बना देखो, जैसे इसमें ये वाला है हमारा 1 वाले का, ये वाला है 2 वाले का, ठीक है। तो देखो दोनों का इंटेंसिटी का कांस्टेंट रखा गया। ये नीचे स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ है, पॉजिटिव में निगेटिव में, निगेटिव वाले से स्टॉप कर रहा हूं, अभी मैं इसमें 50 बार लेक्चर दे चुका हूं, पॉजिटिव वाला तो खींच ही ले रहा है, उससे कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। देखो क्या हुआ, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसको रोकने के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, F2 ये 2 वाले का, इसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसको रोकने के लिए क्या ज्यादा लग रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा लग रहा है। आ रहा है समझ में। बट दोनों का क्या सेम रखे थे, इंटेंसिटी। तो इससे जो करंट जो बना, मैक्सिमम सैचुरेशन करंट, इंटेंसिटी सेम रखे थे, फ्रीक्वेंसी अलग रखे थे, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू बना वो सेम बना। ये एक्सपेरिमेंट क्या एक्सप्लेन करता है तुम खुद बता दो, तो इससे ये चैप्टर हमारा खत्म। इससे इस ग्राफ से, इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से क्या मालूम चला, तुम बता दो, कहानी खत्म इस चैप्टर का। बोलो इससे क्या पता चला, जल्दी बोलो, इतनी देरी बैठने पर क्या होगा, बोलो 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 बोलो। इंटेंसिटी करंट, जैसे इंटेंसिटी सेम रखे थे तो करंट का वैल्यू सेम आ गया। ये सी वाला यही बता रहा है कि इंटेंसिटी इस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यू कैन से उल्टा, मतलब करंट पर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर इंटेंसिटी और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। और जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है तो उसका क्या ज्यादा हो गया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है। और ये चैप्टर अभी थोड़ी देर पहले, अभी से 45-48 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था, जहां पर साइड में मैं नोट पे लिखा था स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, तो अभी जस्ट लिखो ये लॉ शुरू होने से पहले उसका क्या ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यही इस चैप्टर का समरी है। और ये तो ऑब्जर्वेशन है, चैप्टर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये जो ग्राफ बना इसको पिछले 120 सालों से ट्राई किया जा रहा है, वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करने का नहीं हो पा रहा है।
These are laws of photoelectric emission which cannot be explained via wave theory of light. ये एक्सपेरिमेंट कह रहा है कि इंटेंसिटी और करंट के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लगेगा। ठीक है, फाइनल समरी है कि इंटेंसिटी करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी का करंट पे रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी पर रिलेशनशिप है। ठीक है, और इससे क्या एक चीज और, इसी ग्राफ से एक चीज और पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को करंट से कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी तो तुम अलग रखे थे बट करंट का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब क्लियर कट लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट से कोई रिलेशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट से कोई रिलेशन नहीं है। इसको भी एक्सप्लेन नहीं किया जा पा रहा है कि फ्रीक्वेंसी से ही निकल रहा है। अभी कहां से थ्योरी शुरू हुआ था, एक खास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं दोगे तो निकलेगा ही नहीं, बट साला उस फ्रीक्वेंसी का काम करंट से नहीं पड़ रहा है, कोई रिलेशन नहीं है। वो तुम नहीं दिए तो निकला नहीं, लेकिन मैग्नीट्यूड जब कैलकुलेट करो तो उस फ्रीक्वेंसी को करंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सब लॉज है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का, जिसको हम लोग किसी भी कीमत पर वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। इसी को एक्सप्लेन आइंस्टीन के इक्वेशन से हम लोग करेंगे, जब करेंगे तब। अभी इंटेंसिटी का करंट के साथ रिलेशनशिप है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक करंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जल्दी से बनाओ। तो एक ग्राफ इसी चीज को पलट करके एक बार और बना लेंगे, बाकी इसी चीज को बदल करके चौथा वाला ग्राफ में तुम फिर से बना सकते हो। अब बताओ इसमें क्या किया गया, खुद से एक्सप्लेन कर लो, कहानी खत्म, चैप्टर खत्म। अब देखो फिर से दो बार ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, बट क्या कर रहे हैं इस बार जानबूझ के फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या रख रहे हैं, सेम। तो उसका क्या सेम आ जा रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी सेम रखने से उसका जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम आ जा रहा है। बट क्या अलग रखे थे, इंटेंसिटी, और जैसे इंटेंसिटी अलग रखे तो करंट का वैल्यू फिर जो है वो अलग आ गया। जिसका इंटेंसिटी ज्यादा रखे थे उसी का करंट ज्यादा आ गया है। वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे उसको दोबारा से लिख सकते हैं। क्या इंटेंसिटी को ज्यादा कर रहे हो तो करंट का वैल्यू ज्यादा हो जा रहा है। वही बात है कि इंटेंसिटी किस पे प्रोपोर्शनल जा रहा है, इंटेंसिटी का खेल जो है वो करंट के साथ है, और फ्रीक्वेंसी का खेल जो है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करोगे, अभी पिछले ग्राफ में पता चला था स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो जाएगा। यहां पर देखो इंटेंसिटी तुम अलग रखे हो बट स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आया है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम आया है। मतलब तुम तो इंटेंसिटी आगे पीछे कर रहे हो बट काइनेटिक एनर्जी में तुम प्रभाव नहीं पड़ा पा रहे हो। बात समझ आ रहा है, यहां पर साफ साफ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। और इस चीज को भी 120 सालों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि खिड़की खोले तभी लाइट का इंटेंसिटी आया, उसी से करंट निकल रहा है, करंट निकल रहा है तो उसी के वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसके पास मोशन आ रहा है, मोशन आ रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। बट वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसका रिलेशन जो तुम खिड़की खोल करके इंटेंसिटी बना रहे हो उसके साथ नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी पर नहीं है। ठीक है, तो फाइनल समरी है इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। किसके साथ रिलेशन है, इंटेंसिटी का करंट के साथ। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। यहां पर क्या रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी का करंट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, थोड़ी देर पहले बताए हैं। फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा, इंटेंसिटी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उतना ज्यादा। सिर्फ ज्यादा का बात नहीं है, बाकी दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं आ पा रहा है। ये है पूरा लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है, एक्सप्लेन हो जाएगा, कोई दिक्कत, इससे सारा लॉ खत्म। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि वेव थ्योरी से ये चारों लॉ को एक्सप्लेन नहीं अगर हो पा रहा है तो कहीं से तो करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्टिक्स का ही फेनोमेना है। पार्टिकल थ्योरी से करेंगे, वहां से आइंस्टीन का इक्वेशन घुसेगा मैच। ये हो गया हमारा लेनार्ड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यहां से खत्म।